द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफा फिर टेक्सास से मौजूद हैं ऋषि भारद्वाज। आज उनसे हम बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। 2015 में ऋषि, हमारे यहाँ एक आर्टिकल छपा, उर्दू अखबार है एक्सप्रेस, और लिखने वाले थे उबैदुल्ला आबिद। उन्होंने लिखा कि खालिस्तान तहरीक फिर जिंदा हो गई, और ये पब्लिश हुआ जून 28, 2015 को, जिसमें बड़ी बात की गई कि जी रेफरेंडम 2020 होने जा रहा है और जगजीत सिंह चौहान 21 साल फॉरेन कंट्री में रहने के बाद अब भारत में मौजूद हैं, जबकि उनकी डेथ हो गई थी 2007 में, 2007 में उनकी डेथ हो गई। Yes. और जगजीत सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और उसके बाद फिर वो यूके चले गए और खालिस्तान के खुद साख्ता कह लीजिए सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट हो गए। तो उनके बारे में बताइएगा, उसी से हम आगाज करते हैं। जी, जो खालिस्तान मूवमेंट है इसके सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट थे जगजीत सिंह चौहान, जैसा कि आपने कहा। और ये लाइक ही वाज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन इन द बिगिनिंग, और वो पंजाब के टॉप मोस्ट लीडर्स में से एक थे। बट आफ्टर लाइक 1969 he became disillusioned by the mainstream politics and he left India. तो फिर ये अमेरिका गए, यूके गए और पाकिस्तान भी गए, and Pakistan has been involved in Khalistan movement since the beginning. तो इन्होंने अक्टूबर 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान का एक एड डाला, फुल पेज एड, एंड ऑफ कोर्स ही हैड द मनी टू डू दैट। और 71 में ही ये पाकिस्तान भी गए और इनकी मुलाकात हुई याया खान से और जुल्फिकार अली भुट्टो से, एंड दे एनकरेज्ड हिम टू कैंपेन फॉर खालिस्तान। तो यहाँ से खालिस्तान मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। एंड लाइक खालिस्तान मूवमेंट वाज नेवर लाइक पॉपुलर इन द इंडियन पंजाब। ये ज्यादा पॉपुलर रहा है डायस्पोरा सिक्स में, और इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि ये कोई फाइट नहीं है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के लिए। इन द वेस्ट इट इज मोर ऑफ एन आइडेंटिटी मार्कर फॉर द सिक्स, बिकॉज ऑल ऑफ द ब्राउन पीपल गेट क्लब टुगेदर इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो सिखों को खुद को कि हम हिंदू और मुसलमानों से अलग हैं, ये एक आइडेंटिटी मार्कर बन जाता है। क्योंकि इससे ज्यादा लाइक आप सोचिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है कि वो सिख नौजवान जो कि कभी इंडिया गए नहीं है, दे आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट खालिस्तान। तो ऐसे लोग जो कि कभी नहीं इंडिया गए या जिनको इंडिया छोड़े 20 साल 30 साल हो चुके हैं, जिनके इंडिया जाने पे पाबंदी है, ये लोग खालिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं आज की डेट में। सो खालिस्तान कोई इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए लड़ाई नहीं है, ये वेस्ट में इट्स मोर ऑफ एन आइडेंटिटी मार्कर फॉर द सिख्स। और इंडियन पंजाब में खालिस्तान movement was never popular even amongst the Sikhs. Even at the top of Khalistan insurgency in the 1980s, Khalistan was never a popular concept. तो ये है खालिस्तान मूवमेंट का पूरा बैकग्राउंड। एंड जगजीत सिंह चौहान, the main financiers of him were one Sikh, दीदार सिंह बेंस in California, और गंगा सिंह ढिल्लन in Washington DC। तो ये दो मेन फाइनेंसियर्स थे, और इनकी मदद से जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान के करेंसी नोट्स, कॉइन्स और पोस्टल स्टैम्प्स ये सब जो है निकाले। सो ये टोटल जगजीत सिंह चौहान का बैकग्राउंड है। अच्छा, गंगा सिंह ढिल्लों की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी तो फिर तौबा ताइब हो गए थे, छोड़ दिया था उन्होंने खालिस्तान की सपोर्ट का आइडिया। और खुशवंत सिंह थे, उनकी बड़ी एक एक्सचेंज हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो क्या थी? Yes, तो देखिए लाइक by the mid 90s, you know, everybody got a reality check. सबको समझ में आ गया कि अब खालिस्तान नहीं बनने वाला है, and everybody gave up this notion, be it जगजीत सिंह चौहान, be it गंगा सिंह ढिल्लन, be it दीदार सिंह बेंस। गंगा सिंह ढिल्लन he came to India in 1981, और जिन्होंने कहा एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में कि सिख्स आर अ सेपरेट नेशन, और इस पर काफी उस टाइम कंट्रोवर्सी हुई। And Ganga Singh Dhillon was put on no-fly list, और इंडिया का वीजा, because he became an American citizen, तो इंडिया का वीजा he was regularly denied for that. So Khushwant Singh had a lunch with Ganga Singh Dhillon,
और उनसे कहा लाइक ऑफ कोर्स गंगा सिंह ढिल्लन ने कन्विंस करना चाहा खुशवंत सिंह को खालिस्तान के लिए, तो एट द एंड खुशवंत सिंह ने कहा कि योर नेम इज गंगा, आपका नाम गंगा है, गंगा इज अ होली रिवर फॉर द हिंदूज, सो हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ गंगा एंड टॉक अबाउट खालिस्तान, सो बेटर आपके घर के पास जो पोटामक रिवर बहती है उसमें आप सुबह सुबह जाके स्नान करें, लाइक दे कॉल अमृत वेले इन पंजाबी, तो आप सुबह सुबह जाके स्नान करें और अपना नाम पोटामक सिंह ढिल्लन रखें, और तब आप जो है खालिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। तो उन्होंने लाइक काफी कोशिशें की फिर इंडिया आने की, और ये भी कहा कि मैं तो कभी शामिल था ही नहीं खालिस्तान की तहरीक में, और मैंने कभी पाकिस्तान के साथ कोई मतलब ऐसा नहीं बात की खालिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जाता था वो तो इसीलिए कि जो वहां पर सिख गुरुद्वारे हैं वहां पर सिखों को एक्सेस मिल सके, लाइक ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, एंड आई वाज नेवर एंटी इंडिया, सो ही कंप्लीटली डिसोन्ड द खालिस्तान मूवमेंट। और फिर आई थिंक 2011 में ही गॉट अ वीजा टू इंडिया फाइनली एंड ही वाज अलाउड एंट्री एंड ही डाइड अ फ्यू इयर्स लेटर। यही दीदार सिंह बेस का भी हुआ, ही ऑल्सो गेव अप द खालिस्तान आइडिया एंड उन्हें भी फिर इंडिया आने को मिला बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिकेम वेरी फॉरगिविंग। एंड जगजीत सिंह चौहान वो भी इंडिया आए 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इट काइंड ऑफ फॉरगिव जगजीत सिंह चौहान, और फिर वो इंडिया आए एंड ही डाइड पीसफुली इन हिज विलेज इन पंजाब इन 2007। And by the time of his death, he was not talking about any separatism at all. और 1993 में शेखर गुप्ता के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था लंदन में, जो कि इंडिया टुडे में पब्लिश भी हुआ, एंड इट वाज पब्लिश्ड आई थिंक इन द December 15, 1993 एडिशन। तो उसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में बात की कि खालिस्तान मूवमेंट मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ ही मेट हेनरी किसिंजर, और 71 में हाउ ही मेट याह्या खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड आफ्टर दैट फिर क्या हुआ। एंड वो बताते हैं कि मतलब उसी टाइम लाइक 1993 में लंदन में उन्हें एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर मिलने आया, और उसने कहा कि सरदार जी लाइक खालिस्तान मूवमेंट वो कमजोर पड़ रहा है पंजाब में, तो आप कुछ करिए, आप वापस आइए पाकिस्तान और रिवाइव करिए खालिस्तान इंसर्जेंसी। तो जगजीत सिंह चौहान सेड कि अभी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे कंट्रोल में दरबार साहिब नहीं है। So the Pakistani intelligence officer, he asked, what is Darbar Sahib? So on this, Jagjeet Singh Chauhan had a big laugh, and he said that you don't even know what is Darbar Sahib. मतलब पंजाबी में उन्होंने कहा कि तुहानू ऐ नहीं पता कि दरबार साहिब की है, तो खालिस्तान तुहानू बैंगन समझ आवेगा। And which means like you don't even know what is Darbar Sahib, so you have absolutely no chance of understanding what is Khalistan. और he became very disillusioned with Pakistan, and उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ सिखों को एक्सप्लॉइट किया और सिखों को कुछ नहीं दिया। लाइक ही सेड उन्होंने ऐसी की दिता ठन ठन गोपाल मींस नथिंग। तो उन्होंने कहा कि they just exploited Sikhs and they gave us absolutely nothing। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जब आई थिंक इट वाज 72 न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी भुट्टो से, बोले कि जब वो मुलाकात खत्म हो गई तो उसके बाद उन्हीं के एक स्टाफ के एक आदमी ने कहा जगजीत सिंह चौहान से कि सरदार जी आपका फेस जो है मेरे फादर से मिलता जुलता है, बिकॉज एंड ही ऑल्सो केम फ्रॉम इंडियन पंजाब। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दीज पीपल दे लाइक पाकिस्तानीज दे विल एक्सप्लॉइट यू, they are not interested in Sikh cause at all, they will exploit you। I think in Punjabi he said ki ए तुहानू खराब करेंगे और something like that, so which means like they will exploit you। बोले कि उसी टाइम मुझे कह दिया था कि they had no interest in Khalistan movement। So by mid 90s he was completely disillusioned with Pakistan, और like उन्होंने पूछा शेखर गुप्ता ने कि why did the Khalistan movement fail, because the Pakistanis had you on their side। So he replied that Pakistanis are not very intelligent, that's why Khalistan movement failed। So by the time of his death in 2007 he was not talking। Actually he made a party also when he came back to India in 2001, but उसको कोई वोट और कोई सपोर्ट नहीं मिला, and in 2007 he died, he completely withdrew from like public life, and he died peacefully in his village। So that was the end of Jagjeet Singh Chauhan।
अच्छा, तो भुट्टो साहब के स्टाफ के एक बंदे ने उनको कहा कि भाई पाकिस्तान तुम्हें खराब करेगा। या डोंट ट्रस्ट दिस पीपल, हाँ ये तो अनु खराब करेंगे। अच्छा, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। और यस दूसरा जो है कि आप ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान, बल्कि जगजीत सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने सिखों को एक्सप्लॉइट किया। यस। कैसे एक्सप्लॉइट किया? एक्सप्लॉइट करना तो वो खुद क्यों एक्सप्लॉइट होते रहे, ये बात बोले भी कि तो ये है ना। ये जी बस इंडिया से बदला लेना चाहते थे, इन्हें सिख कॉज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंडिया को ये नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और ये तो हामिद गुल ने भी कहा था कि हमीद गुल ने। या कि मतलब पंजाब को डिस्टर्ब रखने में हमारा बड़ा फायदा है, तो वो बोले कि वो बस अपना फायदा देख रहे थे, उन्हें सिखों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासित, वो भी खालिस्तान मूवमेंट को ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो उनका मशवरा यही है पाकिस्तानियों को कि इसके इसके ऊपर ज्यादा टाइम जाया ना करें। लेकिन सैयद मुशाहिद हुसैन, जो हमारे एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, फिर ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, सेनेटर भी रहे, तो वो बड़े एक्साइटेड थे जब 2020 का रेफरेंडम होने जा रहा था। तो वो शायद इसको गेम चेंजर समझ रहे थे या क्या। तो 2020 का रेफरेंडम का बड़ा हाइप था, पाकिस्तान में भी एक हद तक था, वेस्ट में बड़ा था। तो इसकी क्या हकीकत है? कहते हैं कि उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, क्या चक्कर है ये? जी, इन्होंने सो कॉल्ड रेफरेंडम कई शहरों में किया है वेस्ट के, जी। बट इनके रिजल्ट कभी भी जो है इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। और इसी बात पर मैं कुछ इंडियन पंजाब के बारे में बात करना चाहूंगा कि इंडियन पंजाब के बारे में लोग ये समझते हैं कि दैट इट इज अ सिख स्टेट और हर कोई सिख है वहां पर, सिख आर होमोजेनस कम्युनिटी एंड लाइक दैट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिख्स आर ओनली 55% ऑफ इंडियन पंजाब पॉपुलेशन, बाकी हम्म। उसमें 40% बाकी हिंदू हैं, और 5% में क्रिश्चियंस हैं और मुसलमान भी हैं। तो वो 55% में भी काफी सारे सेक्ट्स हैं सिखों में भी, मसलन अमृतधारी, निरंकारी, नामधारी। अब इसमें ये डिफरेंस जो है लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज एक जो सिख की एक बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब को आखिरी गुरु मानता है और ये मानता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के बाद कोई भी गुरु नहीं हो सकता है, वो ये एक जो है मतलब बेसिक डेफिनेशन सिखिज्म की मानी जाती है। बट काफी सारी सेक्ट्स हैं जो कि लाइक लिविंग गुरुज में या मतलब करंट ह्यूमन गुरुज में बिलीव करती हैं, मसलन हम्म। निरंकारी, नामधारी। तो अगर इनको, और बहुत सारे अभी डेरा भी पंजाब में बन रहे हैं, कई सारे नए डेरे उठ रहे हैं, तो डेरावाद भी बहुत ज्यादा है पंजाब में। तो अगर ये सबको देखा जाए तो जो ऑर्थोडॉक्स सिख्स हैं या अमृतधारी सिख हैं उनकी तादाद तो बहुत कम हो जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए। और फिर कास्टिज्म भी बहुत ज्यादा है सिखों में। दैट्स व्हाई डॉक्टर अंबेडकर ही डिडंट कन्वर्ट टू सिखिज्म, बिकॉज उन्हें लगा कि इफ आई कन्वर्ट और माय पीपल लाइक इफ दलित्स कन्वर्ट दे वोंट गेट लाइक फर्स्ट क्लास स्टेटस इन सिख कम्युनिटी। तो डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए सिखिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि सिखिज्म में काफी प्रोमिनेंट कम्युनिटी है जाट सिख्स की, जो जट सिख्स हैं। सो दे डोमिनेट द एसजीपीसी एंड द गुरुद्वारास एंड काइंड ऑफ। और इसी पर मैं ये बताना चाहूंगा कि पंजाब में आज तक बहुत कम चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं जो कि नॉन जाट हैं। एक शायद ज्ञानी जैल सिंह थे, और अभी कुछ दिनों पहले जो वो बने थे चन्नी, ही वॉज अ दलित सिख एंड ज्ञानी जैल सिंह वॉज अ जाट सिख। इनके अलावा आज तक जितने, ज्ञानी जैल सिंह वॉज आई थिंक ओबीसी सिख, आई एम सॉरी, और इनके अलावा आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं दे ऑल हैव बीन जाट सिख्स। तो एक ये अच्छा। भी इशू है सिख कम्युनिटी में बहुत बड़ा। और एक और जो एक भी बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है कन्वर्जन का, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। लाइक काफी बड़ी तादाद में दलित सिख और बाकी जो लो कास्ट सिख हैं दे आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। सो एक ये भी एक बड़ा चैलेंज है सिख कम्युनिटी के सामने आज की डेट में। अच्छा, ये कहा जाता है कि अमृतसर जो है एरिया, या डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, उसमें सैकड़ों बल्कि हजारों चर्च बन चुके हैं। इज दैट ट्रू? Yes, in the villages of Punjab, you will find हाँ। churches everywhere. तो अमृतसर हो, तरन तारन हो, गुरदासपुर हो, वहां पर काफी ज्यादा सिखों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, तो दूसरा ये बताइएगा, दयाल दास नरनकारी, जिन्होंने नरनकारी सेक्ट की बुनियाद रखी, ही वाज बोर्न इन पेशावर, यस। और उसके बाद वो फिर ऑर्फन हो गए थे, उनके फादर जल्दी उनकी डेथ हो गई, वो फिर रावलपिंडी आ गए थे, यस। और उन्होंने यहाँ एक ग्रोसरी शॉप खोली थी। आज भी रावलपिंडी में नरनकारी बाजार है, लेकिन
एक एवरेज पाकिस्तानी को बिल्कुल नहीं पता कि निरंकारी क्या होता है, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। और उनकी डेथ हुई थी 1855 में। तो निरंकारी जो हैं, इनको सिख जो हैं, मेन स्ट्रीम सिख, वो तो नहीं समझते कि ये सिख हैं। और Yes. एक क्लैश भी हुआ था, दैट वाज 90 1978। Yes. उसकी क्या डिटेल्स हैं? ये उसकी डिटेल्स ये हैं कि लाइक जो ऑर्थोडॉक्स सिख्स हैं या अमृतधारी सिख्स और निरंकारी के बीच हमेशा से ही ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और 1978 में आई थिंक अमृतसर में कन्वेंशन हो रहा था निरंकारीज का, तो उसमें जो है एक क्लैश हो गया था बिटवीन ऑर्थोडॉक्स सिख्स लेड बाय जर्नैल सिंह भिंडरन वाले एंड निरंकारीज, तो जिसमें करीब 16 लोग मारे गए थे। उसमें निरंकारियों के भी लोग थे और जर्नैल सिंह भिंडरा वाले के भी लोग थे। और यहीं से जो है लाइक जर्नैल सिंह भिंडरा वाले ही केम इनटू प्रोमिनेंस। और इसी के बाद वो सब मूवमेंट इतना, एंड आफ्टर दिस ही टुक द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हमको इम्प्लीमेंट करवाना है। और फिर और जबकि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बारे में कोई भी मेन स्ट्रीम इंडियन पार्टी कभी भी एग्री नहीं हुई, बिकॉज अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो लाइक इट वाज अ मेजॉरिटेरियन डॉक्यूमेंट कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे कंडीशंस थी जो कि किसी भी सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। मसलन कि स्कूल कॉलेजेस में सिखिज्म की एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी और द फंक्शन ऑफ द स्टेट वुड बी टू कॉम्बैट एथियज्म। तो ये सब चीजों में मत लाइक यू नो इट वुड हैव काइंड ऑफ मेड सिखिज्म द स्टेट रिलीजन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो ये किसी भी हालत में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं था। बट फिर भी काफी सारी डिमांड्स मानने को रेडी हो गई थी लाइक कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम, बट स्टिल लाइक भिंडरा वाले वाज एडमेंट ऑन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन because he also knew that कांग्रेस गवर्नमेंट will never accept it। और बीजेपी भी इसके खिलाफ थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा एक इंटरव्यू में, एक वीडियो में कि लाइक बीजेपी विल नेवर यू नो एक्सेप्ट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो ये इसका बैकग्राउंड है और यही फिर बाद में जाके ऑपरेशन ब्लू स्टार और ये सब चीजों का कारण बना। और ये जो है 1973 में पास हुआ था ये रेजोल्यूशन। यस, इन द सिटी, या इन यस इन द अच्छा, सिटी ऑफ कानपुर। आजकल पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी सिख जो है ना, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने 1947 में जिन्ना साहब की बात नहीं मानी। तो वो तो हमें कह रहे थे कि मैं आपको एक अलग नेशन मानता हूं। पिछले दिनों हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा कि जिन्ना साहब ने सिखों को एक अलग नेशन मान लिया था और उनको कहा था कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं सिखों के लिए एक अलग होमलैंड के लिए आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मसला ये था कि किसी भी एरिया में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी इलाके में उनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। और पूरे पंजाब में भी वो गालबन 14% थे उस वक्त, 47 में, 47 से यानी पार्टीशन से पहले। तो इसकी क्या हकीकत है? क्या बलदेव सिंह जो एक सिख लीडर थे और इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, और मास्टर तारा सिंह जो उस वक्त बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, क्या उन्होंने बाद में रिग्रेट किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ धोखा हुआ? क्या था इसकी हकीकत, क्या है? देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी ये हमेशा एक ही रहे हैं। इनमें जो है लाइक स्पेशली विलेजेस में लाइक दे हैव बीन वन कम्युनिटी और इनको बीच डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल रहा है हिस्टोरिकली। अब यहाँ तक हुआ है कि लोग अपने पंजाब में जो हिंदू होते थे वो अपने परिवार के बड़े लड़के को सिख बनाते थे, बिकॉज इसका आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि सिखिज्म वाज एक्चुअली फॉर्म टू फाइट द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर और सिख गुरुओं का शुरू से ही एक क्लैश रहा है मुगल एम्परर्स का। और 2 सिख गुरुओं को तो शहीद भी किया था मुगल एम्परर्स ने। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को शहीद किया था और जिसको काफी चीयर किया था शेख अहमद सरहिंदी ने, और वो कत्ल को सही को जायज ठहराया था और कहा था कि जिस भी वजह से कत्ल किया सही किया। तो तभी से सिखों के बीच और मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर्स के बीच एक क्लैश स्टार्ट हो गया था। और फिर गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था औरंगजेब ने 1675 में न्यू दिल्ली में। तो उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की और मुगलों और सिखों को एक उन्होंने मार्शल कम्युनिटी बनाया और तब से सिख और मुगल क्लैश स्टार्ट हुए हैं। इसीलिए आपने एक बार जिक्र भी किया था कि अगर किसी सिख को, कोई भी सिख किसी औरंगजेब नाम के इंसान से हाथ मिलाना आज भी पसंद नहीं करता है।
जी, वो मुझे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने बताया था जो दिल्ली में सर्व कर चुके थे, और वो ये कहते थे आज भी काफी सिख आपको ऐसे मिल जाएंगे जो औरंगजेब नामी बंदे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करे। अच्छा, गुरु और अर्जन देव इसीलिए की। एक मिनट, और इसीलिए 1857 में सिखों ने साथ नहीं दिया था उस रिवोल्ट का, बिकॉज उनको लगा कि इससे तो ये तो बहादुर शाह जफर को एम्परर बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम्म, ये तो मुगल है एंड हिस्टोरिकली दे हैव बीन आवर एनिमी। तो जी मुगलों जी का बीच और सिखों के बीच कॉन्फ्लिक्ट सदियों पुराना है। जी। Yes. और अहमद शाह दुरानी जो अफगान रूलर थे, बल्कि कहा जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगान स्टेट, उन्होंने गोल्डन टेम्पल को काऊ की डेड बॉडीज और ब्लड के साथ भर दिया था गोल्डन टेम्पल को। यस 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 और ये बात है 1762 की। यस। इसकी कुछ डिटेल बताइएगा, क्या हुआ था उस वक्त? जी, वही है कि अहमद शाह दुर्रानी और सिखों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और लाइक कई बार इन्होंने डेसेक्रेट भी किया गोल्डन टेम्पल को, जिसका जो है लाइक सिखों ने फिर जो है लाइक उसको रिप्लाई भी दिया उसका, और उसका बदला भी लिया वो डेसेक्रेशन का। और लाइक बेसिकली व्हाट हैपेंड इज दैट कि इवन इन 1947 जो सिख कम्युनिटी थी, दे साइडेड विथ इंडिया, और उन्होंने ये मतलब बिकॉज जो नेगोशिएशंस हुए थे वो तीन कम्युनिटीज थी, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स। बट द सिख कम्युनिटी एंड द सिख लीडरशिप दे डिसाइडेड कि सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंडिया ही सही है कंपेयर टू एन इस्लामिक पाकिस्तान। तो ये जवाब है हामिद मीर जैसे लोगों का कि, और इवन पाकिस्तानीज रिग्रेट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान दिस डेज, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, तो लाइक कई मेरे दोस्तों ने भी कहा कि यार ये गलत ही हुआ पाकिस्तान बना के। और आज आपने एक और बात कही थी कि जिन्ना साहब ने सिखों को अलग कौम माना था, तो जिन्ना साहब तो कोई कंसिस्टेंट पोजीशन कभी थी ही नहीं किसी चीज पे, और वो कुछ भी कभी भी कह देते थे। मसलन वो उन्होंने कई सालों तक कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग कौम है, 47 में जाके कहा कि एक पंजाबी पंजाबी पहले है, हिंदू मुसलमान बाद में है, एक बंगाली बंगाली पहले है, हिंदू मुसलमान बाद में है, तो आप पंजाब और बंगाल को डिवाइड मत करिए। तो जिन्ना साहब की कभी कोई कंसिस्टेंट पोजीशन रही नहीं। पर अगर जिन्ना साहब इतने ही बड़े वो थे सिखों के वेल विशर, तो उन्होंने पार्टीशन के बाद कुछ क्यों नहीं किया कि सिख रहे हैं पाकिस्तान में। आज ये हालत है कि वेस्ट लाइक पाकिस्तान में कितने सिख हैं, इवन सेंसस भी काउंट नहीं करती है। सो नोबडी नोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिख्स इन पाकिस्तान, मे बी 10,000 एट मोस्ट। अच्छा, ये जो रेफरेंस है कि जिन्ना साहब ने कहा कि एक पंजाबी पंजाबी पहले होता है और हिंदू या मुसलमान बाद में होता है, अच्छा ये मैंने भी देखा है और ये विकिपीडिया पे भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली ये कई सारी बुक्स में कोट किया गया है ये। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि क्या खालिस्तान जो है वो सारा इंडिया में जो इलाके हैं आज शामिल उन पे बेस्ड है, या उसमें पाकिस्तान के भी कुछ इलाके शामिल हैं? व्हाट इज द प्रपोज्ड मैप ऑफ खालिस्तान? देयर इज नो प्रपोज्ड मैप ऑफ खालिस्तान। हाँ, कई मैप है, कई कहते हैं कि सिर्फ इंडियन पंजाब है, कई कहते हैं इंडियन पंजाब हरियाणा है, कई लोग कहते हैं जो हिस्टोरिकल पंजाब था वो है। तो खालिस्तान हैज नो डेफिनेट मैप, एंड खालिस्तान वाज नेवर अ पॉपुलर आइडिया इन इंडिया। हाँ, डायस्पोरा सिक्स में हो सकता है, जिसके रीजंस मैंने आपको बताए। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब राजीव गांधी यहाँ आए थे इस्लामाबाद, तो एक क्वेश्चन उनसे खालिस्तान के बारे में भी किया गया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि खालिस्तान का जो आइडिया है ना, ये कनाडा के सिखों में बहुत पॉपुलर है, तो उनको चाहिए कि वहीं बना लें खालिस्तान। यस। अच्छा, अब ये बताइए कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर एडवोकेट और सपोर्टर इसका कौन है? खालिस्तान का पुन्नू है। पुन्नू, व्हाट इज हिज फुल नेम? हाँ, पन्नू। हाँ हाँ, पन्नू। अच्छा, उसका मैंने एक वीडियो देखा, उसमें तो वो बिल्कुल इलॉजिकल अबसर्ड बातें कर रहे थे, कोई लॉजिक नहीं लगती, और अंग्रेजी भी उनकी ऐसी ही है। यस। एंड ही हैज बीन लिविंग इन द वेस्ट आई थिंक फॉर क्वाइट सम टाइम। Yeah, because you see, like most of the Sikhs in diaspora, like हाँ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, but most of them, they are they have very, like basic education, and their English is very basic, और जो कि काफी like low skilled jobs करते हैं।
स्पेशली अगर कनाडा की बात करें, सो दे डू वेरी लो स्किल्ड जॉब्स, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, इट हैज बीन, इट हैज नॉट बीन एबल टू एसिमुलेट देम इन देयर सोसाइटी। तो वो जैसे पंजाब के गांव में रहते थे, वैसे ही अमेरिका में या कनाडा में या इंग्लैंड में रहते हैं। सो ये भी एक कारण है उनके इतना खालिस्तान का सपोर्टर होने का, बिकॉज दे डोंट फील एट होम इन द कंट्रीज वेयर दे लिव। अच्छा ऋषि, इसी हवाले से कनाडा और इंडिया की एक स्पैट चल रही है, एक झगड़ा चल रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जस्टिन ट्रूडो का वोट बैंक है, बिकॉज सिख, और लाइक सिख करीब 2% है कैनेडियन पॉपुलेशन का, बट काफी लाइक कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो वहां की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पर सिख वोट इज अ मेजर फैक्टर, इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर। और जस्टिन ट्रूडो को अपनी सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है नेक्स्ट इलेक्शन में, जो कि अभी आई थिंक 4-5 महीनों में ही है, ड्यू है। सो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मुझे ज्यादा से ज्यादा सिख वोट्स मिल सके, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने ये सब नाटक किया है बेसिकली, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। जो कि ट्रूडो ने खुद कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें तो बस इंटेलिजेंस है हमारे पास, जो कि हमने इंडियन गवर्नमेंट से शेयर की, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। तो जस्टिन ट्रूडो ने खुद कह दिया है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल किया है। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, इसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर जो है इंडियन एम्बेसडर को क्यों एक्सपेल किया वहां से, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके? That's why that's a stupid decision, that's what I would say। कोई मतलब ही नहीं था इसका, बट सिर्फ जो है वो कि हार्ड लाइन से एक वोट मुझे मिल सके, यही जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ इसीलिए किया ये सब, बाकी और कोई रीजन नहीं है। बिकॉज ट्रूडो ने खुद कहा है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस है हमारे पास। सो दैट्स नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबल नेशन नहीं काम करता है। अच्छा, खालिस्तान का इंटरेस्टिंगली पिछले दिनों फेसबुक पे किसी ने लिखा कि खालिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, और पाकिस्तान का मतलब भी यही है। yes. तो क्या पाकिस्तान और खालिस्तान के डिमांड्स में आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आती हैं? और जो विजन है खालिस्तान का, उसके हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास कि सिखिज्म में मेरे ख्याल में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, और शराब पर भी शायद पाबंदी है सिखिज्म में। तो किस तरह की सोसाइटी जो है ये लोग बनाना चाहते हैं? और भिंडरांवाले का मैंने एक बयान मुझे याद है बीबीसी पे सुना था, उनसे पूछा गया कि आप सपोर्ट करते हैं खालिस्तान की, तो उन्होंने कहा हम ना सपोर्ट करते हैं ना मुखालफत करते हैं, यानी वी नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज खालिस्तान। इवन ही वाज नॉट क्लियर। तो जो लोग हैं खालिस्तान के सपोर्टर, वो व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डू दे वांट? अगर डायस्पोरा जो है, जो कनाडा में रहते हैं सिख, जो अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो सपोर्टर हैं खालिस्तान के, तो उनका जो विजन है वो तो एक लिबरल स्टेट का होना चाहिए। क्या वो रिलीजियस स्टेट चाहते हैं? देखिए, आपने बात की खालिस्तान एंड पाकिस्तान, तो यस, काफी हद तक सिमिलैरिटी है दोनों विजन्स में, बिकॉज दोनों ही एक मेजोरिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो एक है ही मुस्लिम मेजोरिटेरियन स्टेट, कि यहाँ पर जो मुसलमान चाहते हैं वही होता है, और काफी सारे आपके लोग भी यही कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को नहीं पसंद है तो वो छोड़ के चले जाएं, यहाँ तो जो मुसलमान डिसाइड करेंगे वही होगा। तो एग्जैक्टली यही सेम विजन खालिस्तान का था, कि जो सिख डिसाइड करेंगे, क्योंकि सिख मेजोरिटी में है, तो वही होगा। और इसमें भी कहा जाता था कि इस्लाम में तो डेमोक्रेसी है ही, इस्लाम में तो सेक्युलरिज्म है ही, इस्लाम में तो सब बराबर हैं, इस्लाम तो औरतों को और माइनॉरिटीज को बराबरी के हुकूक देता है। और यही एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट खालिस्तान के सपोर्टर्स करते हैं कि सिखिज्म तो है ही जी डेमोक्रेटिक रिलीजन, और इसमें तो सब बराबर हैं, और इसमें तो औरतें और नॉन सिख्स और ये सब बराबर हैं। तो दोनों विजन्स में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। देखिए, जो साउथ एशिया की हिस्ट्री है, ये मतलब लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुझे कहना चाहिए, साउथ एशिया नहीं, लाइक आई यूज दैट टर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसकी जो हिस्ट्री है पिछले आप कह सकते हैं 150 साल की, तो ये एक मेजोरिटेरियनिज्म के एक कंपटीशन की हिस्ट्री है, लाइक
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इवन इंडियन कश्मीर में एक मुसलमान मेजोरिटेरियनिज्म है कि मुसलमान वहां पर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और बाकी सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। जो श्रीलंका है, भूटान है, वहां पर बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म है कि नॉन बुद्धिस्ट के हक कम है वहां पर, श्रीलंका में भी और भूटान में भी। भूटान से तो सारे हिंदूज को एक्सपेल ही कर दिया गया था, आई थिंक 80s की बात है ये। और पूरा श्रीलंका का जो सिविल वॉर हुआ है तो ये वही बुद्धिस्ट और सिंगलिश मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से कि बुद्धिज्म को श्रीलंका का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया और सिंगुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया, तमिल लैंग्वेज को कर्टेल करने की, उसको मतलब लाइक पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई और इसी के रिस्पॉन्स में फिर सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में। तो वहां पर बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म है। अब पंजाब में आ जाए तो पंजाब में सिख मेजोरिटेरियनिज्म है कि पंजाब में सिख्स आर द डोमिनेंट कम्युनिटी और आज तक पंजाब में 40% होने के बाद भी कोई भी हिंदू चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं इसको छोड़ के हर जगह एक मेजोरिटेरियनिज्म पाया जाता है। इसीलिए कुछ हिंदू भी अब कहते हैं कि अगर हर कोई मेजोरिटेरियनिज्म कर रहा है तो हम अगर वो चीज कर लें तो हिंदुत्व में फिर क्या बुराई है। तो ये आर्ग्यूमेंट कई लोग पेश करते हैं। मसलन 2009 में इंडिया ने एक सिख प्राइम मिनिस्टर को जो है वोट देकर चूज किया। 2004 में तो लाइक ही वाज नोवेयर ऑन द सीन, तो उनको देख के वोट नहीं डाला गया। बट इन 2009 डॉक्टर मनमोहन सिंह इफेक्टिवली वाज ऑन द टिकट। तो 2009 में हिंदुओं ने मनमोहन सिंह को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चूज किया, जो कि सिर्फ 2% है सिख कम्युनिटी। तो ये दिखाता है कि कितने हक हैं माइनॉरिटीज के इंडिया में, कि जो हक एक हिंदू का है वही हक एक नॉन हिंदू का भी है। या कुछ मामलों में तो एक्चुअली ज्यादा ही है, लाइक पर्सनल लॉज में कि मुसलमान आज भी 4 शादी कर सकता है, हिंदू एक ही शादी कर सकता है। अच्छा, कुछ चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो मुसलमान रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स में भी। राजस्थान में बरकतुल्ला खान, यस जी। अब्दुल रहमान अंतोले वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। महाराष्ट्र के, बिहार के, आसाम के, जबकि जम्मू कश्मीर में आज तक कोई भी नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। अच्छा ऋषि, आप उन पाकिस्तानियों को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं कि जी इंडिया में माइनॉरिटीज और खास तौर पे मुसलमानों के साथ तो खैर वो कहते ही हैं, सिखों के साथ भी बहुत ज्यादतियां हो रही हैं। आपने अभी मिसाल दी डॉक्टर मनमोहन सिंह चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके अलावा कौन से सिख हैं जो आला ओहदों पे रहे? आई थिंक 2 आर्मी चीफ्स रिसेंट ईयर्स में, पिछले 20-25 साल में वो रहे हैं, सिख रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदों पे गए हैं और लाइक नेवी में बड़े पोजीशंस पे गए हैं। एयरफोर्स में प्रेसिडेंट रह चुके हैं जैल सिंह, वो सिख थे। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन और लाइक रिजर्व बैंक एंड लाइक बहुत सारे गवर्नर्स, क्रिकेट टीम में, हॉकी टीम में, स्पोर्ट्स एवरीवेयर। तो जितने हक एक हिंदू के हैं उतने ही हक एक सिख के हैं आज की डेट में, और पहले भी यही हाल था। तो कहीं भी हिंदुओं को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? ये कंक्लूडिंग थॉट्स तो यही है कि बिकॉज ये वेस्टर्न सोसाइटीज का फेलियर रहा है कि वो सिखों को अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर पाए। सो सिख्स फील लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स और उनका यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन से, व्हाइट पॉपुलेशन से बहुत ही कम कांटेक्ट होता है और बहुत ही कम लोग अंग्रेजी भी बोल पाते हैं उनमें, स्पेशली कनाडा में। और वो जैसे पंजाब में रहते थे गांव में, वैसे ही आज भी यहाँ रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे फील देयर आइडेंटिटी थ्रेटेंड, कि उन्हें जब सारे ब्राउन पीपल के साथ एक साथ क्लब कर दिया जाता है, so खालिस्तान becomes an identity marker for them rather than a fight for a sovereign nation. अच्छा, इस तरह का एक तजर्बा मुझे कुछ साल पहले लंदन में हुआ। सुबह सुबह जाना था एयरपोर्ट, तो वो मैंने रात को जो है बाजार में एक सिख दुकानदार था, उससे कहा कि मुझे सुबह जो है जैसे 4 बजे या 5 बजे टैक्सी चाहिए होगी। तो उन्होंने एक सरदार जी से मेरी बात करवा दी। अब उनको जो है वो मेरा होटल नहीं मिल रहा था, तो उनको दिक्कत हो रही थी किसी से वो गाइडेंस ले सकें, पूछ सकें। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो इतने अरसे से, आई थिंक 1984 से वो इंग्लैंड में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सीखने की कोई खास कोशिश नहीं की। यस, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। और लाइक
वेस्टर्न कंट्रीज में यही होता है कि यहाँ पर एक नॉन वाइट पर्सन के लिए इंटीग्रेट करना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में काफी मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई इवन हिंदुत्व को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है जो एनआरआई हिंदूज हैं वो, और उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट आपको हिंदुत्व के लिए मिलता है. तो उसी रीजन की वजह से. Thank you very much, Rishi. Thank you so much. Thank you. We covered a lot of ground.